माधोपुर की बात है भैया, गांव ये बिल्कुल न्यारा, गाँव ये बिल्कुल न्यारा। पल 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 ये रूप बदल, कल कल नदिया की धारा, कल कल नदिया की धारा, कल कल नदिया की धारा। हो बदल रही जब दुनिया सारी, बदले क्यों ना गाँव रे। पढ़ी लिखी जब दुनिया सारी, अनपढ़ क्यों ये गाँव रे। नदिया किनारे एक गाँव रे, नदिया किनारे एक गाँव रे। ये गांव माधोपुर है। इसी गांव में सरजू और उसका परिवार रहता है। सरजू ने जरूरत पर एक बार गांव के धूर्त साहूकार चमकी प्रसाद से 2000 का कर्जा लिया, तो अपनी अनपढ़ता के चलते अंगूठा टिका दिया 20,000 की रकम पर। सरजू का बड़ा लड़का लल्लन इस धोखे से अपने आप पर काबू नहीं रख सका, मगर साहूकार से टकराना आसान भी तो नहीं। इसी गांव में अनपढ़ भागीरथ है, जो 4 साल से अपने शहर गए बेटे की बाट चो रहा है। 4 साल में कोई खोज खबर नहीं, कोई चिट्ठी पाती नहीं। हां, अगर चिट्ठी आ भी गई तो वो पढ़ेगा कैसे। सरजू का छोटा लड़का मोहन, जो पढ़ा लिखा है और अंदर ही अंदर घुट रहा है। राधा, जो उसे दिल ही दिल चाहती है, मोहन के अंदर की घुटन से अनजान नहीं है। मगर इसी गांव में एक जागरूक इंसान प्रभाकर जी हैं, जिन्हें गांव वाले मास्टर जी कहते हैं। मास्टर जी तो वो बस नाम के ही हैं, वरना उनकी पढ़ाई लिखाई की किसी को कोई जरूरत नहीं। ये सब कितना अजीब सा है ना। राम राम मास्टर बाबू। राम राम डाकिया बाबू। सब ठीक तो है ना? घर में सब मंगलमय तो है? सब प्रभु की कृपा है मास्टर जी। ये लीजिए अपनी चिट्ठी। वैसे आप सुनाइए, आप कैसे हैं? ज्यादा चोट तो नहीं आई थी उस दिन? वैसे साहूकार के इशारे पर उसके कारिंदों ने जो भी कुछ उस दिन आपके साथ किया, वो ठीक नहीं था। डाकिया बाबू, जब कोई किसी सोए हुए को उठाने की कोशिश करता है तो इनाम तो मिलता ही है, और मुझे भी इनाम ही मिला है। सोया हुआ? मगर सोया हुआ कौन था? था नहीं डाकिया बाबू, है। ये सारा गांव ही तो सोया हुआ है। न जाने कब से सो रहा है, और न जाने कब तक इसी तरह सोता रहेगा। भगवान जाने कब नींद टूटेगी इन गांव वालों की। बहुत खूब मास्टर जी, बहुत खूब। आपने तो मुझे पहेलियों में उलझा दिया। डाकिया बाबू, यहां इस गांव में जिंदगी किसी पहेली से कम नहीं। यहां हर कोई अपनी उलझन में उलझा हुआ है। उलझने सुलझती नहीं, और भी उलझ जाती हैं। और भी शायद यहां कोई चाहता भी नहीं कि उनकी उलझने सुलझे। मैं आपकी बातों के पीछे छिपे मतलब को समझ रहा हूं मास्टर जी। बस मास्टर जी मत कहो मुझे। यहां तो मैं सिर्फ नाम का मास्टर हूं। यहां पढ़ने लिखने वाला कोई भी नहीं जिसे मुझ जैसे मास्टर की जरूरत पड़े। और डाकिया बाबू, अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो क्या जिंदगी को जीना नहीं सीख जाएंगे? सो तो है मास्टर जी, मगर यहां इस बात को समझने वाला कोई भी नहीं। अगर दिल की बात कहूं डाकिया बाबू, तो कभी कभी यहां मेरी हिम्मत दम तोड़ती नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे कि पत्थरों से सर टकरा रहा हूं। मगर फिर सोचता हूं कि अगर मैं ही हार मान जाऊंगा तो कैसे चलेगा। और वैसे सुना है कि पिघलते तो पत्थर भी है ना।
पिघलते तो पत्थर भी हैं। वाह, बहुत खूब मास्टर जी। कई बार जब मैं आपकी ये बातें सुनता हूं ना, तो दिल करता है कि घंटों आपके पास बैठा रहूं और ये बातें सुनता रहूं, मगर क्या करूं, नौकरी से बंधा हूं। अभी चलता हूं, वरना रात तक भी ये चिट्ठियां बांट नहीं पाऊंगा। और वैसे भी आप जानते ही हैं कि इस गांव में चिट्ठियां बांटनी ही नहीं, लिखनी और पढ़कर सुनानी भी होती हैं। हाँ डाकिया बाबू, अपाहिजों को बैसाखियों की जरूरत पड़ती है। वैसे जाते जाते एक बात कहूंगा मास्टर जी, आज बड़े गुस्से में दिख रहे हैं आप। हाँ डाकिया बाबू, इंसान हूं और इंसान पर धूप, पानी और हवा का तो असर होता ही है। जी मास्टर जी। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। न जाने कभी कभी मुझे क्या हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं हार रहा हूं, अंदर ही अंदर टूटता सा जा रहा हूं। मगर नहीं, हिम्मत नहीं आनी है मुझे। हां, यकीन है मुझे इस बात का कि इस माधोपुर के हिस्से की सुबह आज नहीं तो कल जरूर आएगी, जरूर आएगी। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। हो अरे माधोपुर की बात कहे क्या, बात कहे क्या इसकी, रात अंधेरी दिन भी अंधेरा, क्यों काली किस्मत इसकी, क्यों काली किस्मत इसकी। अरे बदल रही जब दुनिया सारी, बदले ना क्यों गाँव रे। नदिया 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 किनारे एक गाँव रे, गाँव रे। नदिया किनारे एक गाँव रे, गाँव रे। नदिया किनारे एक गाँव रे, नदिया किनारे एक गाँव रे। नदिया किनारे एक गाँव रे, नदिया किनारे एक गाँव रे। ओ नदिया किनारे एक गाँव रे, नदिया किनारे एक गाँव रे, नदिया किनारे एक गाँव रे। अरे ललनवा, ये क्या हाल बना रखा है रे? मैं जानू। अरे किसने बना दिया है तेरा ये हाल? अरे देखो कैसे हाथ बांधे खड़ा है, हैं? अरे उस दिन तो बड़ा चौड़ा हो रहा था, बड़ी लाठियां फांस रहा था। अरे कहाँ गई अब वो तेरी अकड़, हैं? अरे ये खून कैसे निकल रहा है तेरे? अरे ओ ललनवा, अरे देखो तो जरा इसे। मैं जानू सरकार। बेचारे की क्या हालत हो गई है। अरे देखो कितनी चोट लगी है। बता रे सरजू, क्या हो गया रे सरजू? बता क्या हो गया रे इसको? अरे कुछ तो बोल ना। अरे लल्लन तू ही कुछ मुंह से बोल, हैं? क्या हो गया रे तुझे? अरे रे रे। अरे ललनवा, साहूकार बड़े आदमी ने, माफ कर देंगे। चल चल मांग ले माफी, मांगना। बस सरजू बस। हमारे अंदर एक सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। सरकार, हम पर रहम कर दीजिए। मगर वो सरकार, कर्जे के कागजात
बावले मत बनो सरजू, बुढ़ापे में पूरी तरह सठिया गए हो क्या? हैं? 2 बोल मीठे क्या बोल लिए? तुम तो समझे कि कर्जा ही माफ हो गया है? अरे धंधा हमें भी करना है, अब क्या करें क्या नहीं करें। वैसे तो नियम के अनुसार सरजू ये होना चाहिए था कि हमें तुम्हारे बैलों की जोड़ी और जमीन पर कब्जा कर लेना चाहिए था, उसको बेचकर अपने कर्जे की रकम पूरी करनी चाहिए थी हमें। क्यों? मैं जानू। हम मर जाइए सरकार, तबाह हो जाएंगे। ये तो कर्जे के कागजों पर अंगूठे की छाप लगाने से पहले सोचना चाहिए था सरजू तुम्हें, हैं? खैर, अब तुम्हारे बुढ़ापे और गरीबी पर तरस खा के कुछ तो करना ही पड़ेगा ना हमें, हैं? लो, ये नए कागज तैयार करे हैं, इन पे अपने अंगूठे की छाप लगा दो और आराम से रहो। लो, लगा दो, लगा दो। अंगूठा की छाप? मगर साहब एक बार फिर? ना बापू ना। नहीं नहीं हुजूर, हम ओहो, कहीं मर जाएंगे। इसका मतलब तुझे हम पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं, भला हम आपके सामने बोल सके। तो लगाओ ना, अंगूठे की छाप लगा दो। क्या बात है साहूकार साहब, कौन से नए कागजों पर अंगूठा लगवाने की तैयारी चल रही है? जरा मैं भी तो देखूं। तुम यहाँ कैसे हैं? इसे अंदर किसने आने दिया? निकलो बाहर, निकलो। तुम यहाँ कैसे हो? कर्जदार है ना हम तुम्हारे साहूकार साहब, और कर्जदारों को साहूकारों के दरवाजे पर हाजिरी लगाते रहना चाहिए। खैर, बापू का अंगूठा जाने दो, मैं अपने दस्तखत किए देता हूँ। लाओ जरा पढ़ूं तो क्या लिखा है इन कागजों में। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें आने किसने दी यहाँ पे? हैं? ये मेरे और सरजू के बीच की बात है। कर्जा सरजू ने लिया था, तुमने नहीं, समझे? तुम यहाँ से जाओ। हाँ, मगर चुकाना तो हम सबको मिलकर ही पड़ेगा ना। अभी 2000 चुकाए हैं, 18,000 और चुकाने हैं, फिर पता नहीं कितने। अंगूठा तो हर बार नया ही लगाना पड़ेगा ना साहूकार साहब। फिर लिखा पढ़ी की कार्रवाई तो चलती रहनी चाहिए ना। वैसे साहूकार साहब, जब मैं दस्तखत कर ही सकता हूं तो ये अंगूठे में इतनी दिलचस्पी क्यों है आपको? हाँ, समझाओ सरजू, इसको समझाओ, समझाओ इसको, वरना ये ना हो के तू चुप्पी साध ले। साहूकार साहब बड़े आदमी है, कहीं नाराज हो गए तो? नाराज हो गए तो हमारी किस्मत बदल देंगे, यही ना बापू? अरे किस्मत तो ये अभी भी बदल नहीं जा रहे थे। एक बार तुम फिर अंगूठा छाप देते बापू, और एक बार फिर नए सिरे से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता हम पर। जा तू जा यहाँ से। अरे तू जाना। ले जाओ इसे, मेरा दिमाग खराब हो गया ना, ले जाओ इसे। नहीं जरा सा पढ़ लिख क्या गया, दिमाग ही खराब हो गया इसका, ले जाओ इसे। मेरी पढ़ाई लिखाई से मेरा दिमाग नहीं, आपका खराब हो गया साहूकार साहब, आपका। तभी तो कागज छिपा लिया आपने। अगर मैं भी बापू और लल्लन भैया की तरह अनपढ़ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी आपको। चलो बापू, बहुत हुआ। अरे नहीं रे, तू जा। चलो लल्लन भैया, अब चलो यहाँ से। लल्लन माँ, चलो बापू, देख चलो। तो। अरे मैं जाना। कहता हूँ चलो बापू। लल्लन भैया तुम भी चलो। ऐन मौके पर आ गया कम वक्त, जरा सा भी लेट हो जाता तो सारा काम बन जाता अपना। ठीक है, मैं भी देख लूंगा। जाने क्या हो जाता, बिगड़ा नसीबा क्या रंग दिखाता, मगर फिर भी देखो क्या समझा है सरजू, बिटवा को डांटे हटापट लगाता, पल भर में जाने क्या हो जाता, बिगड़ा नसीबा क्या रंग दिखाता। अपनी तो अकलवा ने ही काम करना बंद कर दिया। अरे मनवा, एक बात बता, कहाँ जरूरत थी तुझे और साहूकार से मुंहजोरी करने की? इसका दिमाग 7वें आसमान पर हद है बापू। पढ़ लिख का गया, दिमाग खराब हो गया है ई का। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहें बड़े भैया, अरे मना तो तुम्हें भी करा था कि साहूकार से सीधे मत भिड़ो, मगर उस वक्त की बात और थी। वो तो साहूकार के धोखे से हमारा माथा खराब हो गया था, हमारी आंखों में खून उतर आया था। मगर उस बात का इस बात से क्या लेना देना? जबान खोलने के लिए माफी मैं भी चाहूंगा बड़े भैया।
मगर कम से कम मुझे तो मालूम नहीं कि कौन सी बात बेकार की है और कौन सी बात काम की। तू कहना क्या चाहत है? ये कहानी तो बिना कुछ सोचे समझे कागजों के ऊपर अंगूठा छापने से शुरू होती है बड़े भैया। अगर उस वक्त कर्जा लेना इतना जरूरी था तो कर्जा लेते वक्त किसी पढ़े लिखे को साथ ले जाते तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। और ना फिर साहूकार की इतनी हिम्मत पड़ती और ना वो बेईमानी की सोचता। अगर जिंदगी में आखिर की पहचान ना हो बड़े भैया तो ठोकर तो खानी ही पड़ती है। याद है, यही बात मैंने तुमसे पहले भी कही थी। और हाँ, तुम्हारी काली जबान का कहा सब कुछ सच हुई गवा। बात कर रहे थे बेकार की। बड़े भैया तुम तो अरे बस भी करो बस। अरे इस बहसनबाजी से आज तक कोई नतीजा निकलेगा? एक तो हमारी किस्मत खोटी और ऊपर से तुम लोग। ये बात में अपनी किस्मत को कोसना कहां तक जायज है बापू? हाँ? क्या ये सही नहीं है कि इसके आड़ में हम अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं? और नहीं तो क्या। और फिर किसी ने हमसे ये तो नहीं कह दिया था कि अपनी जिंदगी में इतनी भी पढ़ाई ना जान सके कि अपने रोजमर्रा के काम निपटा सके। अगर लिखत पढ़त को लेकर हमारे साथ कोई बेईमानी हो रही हो तो वक्त रहते उस बेईमानी को जान जाएं और उससे निपटा जा सके। लेकिन खोटी किस्मत से भैया तुम। बस अब एक को शब्द और नहीं। तू और मोहनवा थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर गए, बड़ों से बात करने की तमीज तक भूल गए। बात कर रहे थे बेकार की। बात पढ़ाई लिखाई की तो है ही बड़े भैया, साथ ही जिंदगी को जिंदगी की तरह जीने की भी है। और जिंदगी को जिंदगी की तरह जीने में पढ़ाई लिखाई बहुत काम आती है बड़े भैया, सच्ची। पढ़ाई लिखाई उफ। पढ़ाई लिखाई ना हो गई तोप का गोला हो गई। अरे अंगूठे छापे में हमसे थोड़ी सी गलती का हो गई, सब हमारे सिर पर सवार हो गए। बात करते हैं बेकार की। अब एक और शब्द और नहीं, वरना हमसे बुरा कोई ना होई। अरे बस करो रे, बस भगवान के लिए बस करो रे। ये बुढ़ापे में मिट्टी खराब होनी थी तो हो गई। परिवार में सबसे छोटा हूं ना, कहीं कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो एक बार फिर से माफी चाहता हूं। पता नहीं सही ये था कि बापू एक बार फिर उन कागजों पर अपना अंगूठा टिका देते जिनमें ना जाने क्या लिखा था, या फिर सही ये था कि मैं ठीक मौके पर वहां पहुंचकर बापू और लल्लन भैया को वहां से ले आया। वरना आने वाले समय में हम लोगों के साथ ना जाने क्या होता। और हां बापू, एक बात और कहना चाहूंगा मैं। मेरे अंदर की घुटन दिनों दिन बढ़ती जा रही है। घुटन? कैसे घुटन बिटवा? अरे यूं ही डराता है बापू। पढ़ा लिखा है ना, डिरामेबाजी करत है। कहते ही के अंदर की घुटन बढ़ रही है। अरे तो काहे घुटता है अंदर ही अंदर? अरे ये गांव अगर अनपढ़ों और जाहिलों का है तो काहे रहा था माधोपुर में? चला जा यहां से कहीं और, शहर में जाकर जिंदगी के मजे करे। पता नहीं बड़े भैया, जिंदगी के मजे कहां हैं, गांव में या फिर शहर में। मगर फिर भी मशवरे के लिए शुक्रिया जरूर कहना चाहूंगा बड़े भैया। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन, मोहन रुक जा। मोहन, मोहन। हुई गो बापू? पता नहीं क्या हो रहा है। आइए। जीजी, घर में तो सब ठीक है ना? बस री बहना, अब क्या कहें अपनी और क्या ना कहें। अपने घर की तो जो हालत है सो तो पूरे गांव को पता है। तू अपनी सुना। हम आपसे अलग थोड़े ही हैं जीजी। हमने तो कभी अपने आप को आप सबसे अलग समझा ही नहीं। जानती हूँ, ऐसी भी अनजान नहीं हूँ जो अपने देवर के मन की बात न समझूं। और फिर
तेरा भी तो मन है ना? धत जी हमारा ये मतलब थोड़ी था। मतलब होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है राधा? आना तो तुझे हमारे ही कुनबे में है ना। हमारे देवर जी ने अपनी छाप जो छोड़ी है तुझ पर। देखो जीजी, अगर आप हमसे इस तरह से बातें करेंगी ना तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। हाँ। अरे राधा, तू तो नाराज हो गई। सच बताऊं, तुझे देखकर तो चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई, वरना आजकल जो घर में चल रहा है ना, उसे देखते हुए तो बस आगे सब अंधेरा ही अंधेरा दिखता। ना जीजी ना, ऐसा ना कहो। बुरे वक्त में सभी को ऐसा लगता है, मगर देखना आज नहीं तो कल भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा जीजी। बिगड़ी किस्मत बड़ी मुश्किल से संवरती है राधा, मगर फिर भी इंसान तो अच्छे की उम्मीद से ही जीता है ना। हाँ जीजी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि इंसान तो अच्छे की उम्मीद से ही जीता है। हरि भगवान, तू क्या समझती है? क्या मैं जानता नहीं तेरे मन की बात? या मैं समझता नहीं कि आजकल तू इतनी बुझी बुझी सी क्यों रहती है? या फिर मैं तेरे भीतर के दर्द को महसूस नहीं कर सकता? मैंने ऐसा कब कहा? मुझे इन सब बातों से इनकार भी नहीं है। वैसे भी ये सब मुझ अकेले के साथ थोड़े ही जुड़ा है, पूरे घर के साथ ऐसा ही है। ये तो पते की कही कमला। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसका असर तो पूरे घर पर पड़ा है, और फिर हम भी तो उसी घर का एक हिस्सा है ना। अब तेरी ही क्या कहूं, बड़ी भौजी भी जैसे कुमला सी गई है। हर समय उसकी आंखों में आंसू की धार फूटती रहती है, और फिर बच्चों के चेहरे से तो हंसी जैसे बिल्कुल गायब ही हो गई हो। भगवान ही जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को। बात कड़वी तो है कमला, मगर ये भी सच है कि हमें किसी की नजर वजर नहीं लगी है। अरे हम तो अपनी ही गलतियों का शिकार हुए हैं। अब अगर बापू को जाने भी दिया जाए तो कम से कम लल्लन भैया ही पढ़े लिखे होते तो क्या साहूकार की इतनी हिम्मत पड़ती? शैतान है साहूकार, पूरा राक्षस है राक्षस। हराम की तो वो लगी है उसके। अरे सिर्फ उसे कोसने से तो हमारी मुश्किलें हल नहीं हो जाती ना भगवान। अरे हमें भी तो अपनी गलतियां समझनी होंगी। मैं मानता हूं कि बापू तो खासे बूढ़े हो लिए, मगर लल्लन भैया को तो इस भूल से सबक लेना चाहिए था। मगर उनकी जबान पर तो हर बात के जवाब में बस एक ही तकिया कलाम, बात करत है बेकार की। पर मेरे मन में एक बात है कमला, जो मुझे बार बार कचोटे दे रही है। अपने मन की बात मुझसे नहीं कहोगे? हरी पगली, तुझसे कभी कुछ छुपाया है मैंने जो अब छुपाऊंगा? मैं मानता हूं कि बड़े भैया गुस्सेल स्वभाव के हैं, क्या मगर तुझे ऐसा नहीं लगता कि उनका गुस्सा अपनी कमजोरी को छुपाने की एक कोशिश होता है? अगर मुझ पर बिगड़ते हैं तो कोई बात नहीं। अरे मुझे तो आदत है उनके गुस्से को सहने की, मगर उन्होंने तो मोहन को ऐसे डपट दिया जैसे सारी कहानी में कसूर उसी का हो। डांटा डपटा तब ठीक, मगर उन्होंने तो उसे शहर जाने का ताना तक दे डाला। कहीं ये बात उसके दिलो दिमाग पर बैठ गई तो? अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है ठीक ही होगा। कमला, तो क्या तू भी? हाँ, मैं भी। अभी उम्र ही क्या है देवर जी की, और फिर वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अगर गांव में उनका कोई मोल ही ना समझे तो यहां रहकर भी वो क्या करेंगे? वैसे भी गांव में खेती की जो जमीन है उससे पूरे घर का पेट पलता है, और फिर जमीन का वो छोटा सा टुकड़ा भला किस किस का पेट पालेगा? यहां से दूर शहर जाएंगे तो उनके अंदर की घुटन भी कम होगी, साथ ही जिंदगी को जीने का कोई नया जरिया भी तलाश लेंगे। शायद तू ठीक कहती है,
पर मोहन के शहर जाने की बात से मेरा जी बहुत घबराता है। अब अगर उसी में उसका भला है तो फिर हर्ज भी क्या है? तू ही सही कहती है। तुम क्या सोचते हो? मेरे मन में कुछ नहीं होता ये सब सोचकर, मगर सवाल एक अकेले तेवर जी का ही नहीं है। आज नहीं तो कल उन्हें भी अपनी जिंदगी शुरू करनी है। एक अकेली जिंदगी ऐसे कब तक चलेगी भला? और फिर राधा को तो तुम भूल ही गए हो। अरे भगवान, मैं भूलता भालता कुछ नहीं। हाँ, अगर जानते हुए अनजान बना रहा हूं तो बात और है। बस मोहन बस, बहुत हुआ। यहां तुम्हारी बात समझने वाला कोई भी नहीं, और फिर कर भी क्या सकते हो तुम? एक तरफ तुम अकेले हो और सामने हैं दीवारें ही दीवारें। किस किस का सामना करोगे तुम? यहां तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे साथ नहीं हैं। तब फिर यहां इस गांव में और भला कौन तुम्हारा साथ देगा? कोई नहीं मोहन, कोई भी नहीं। उफ। सच, जिंदगी कभी कभी इतनी उलझ जाती है कि इंसान उसके हाथों में जैसे एक खिलौना बनकर रह जाता है। हाँ, अगर इंसान पढ़ा लिखा हो, भले ही वो जरूरत भर का लिखना पढ़ना जानता हो, तो जिंदगी की बहुत सी मुश्किलें कम हो जाती हैं। और फिर पढ़ा लिखा तो अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, सही क्या है गलत क्या है जांच परख सकता है। कुल मिलाकर अनपढ़ता अगर जीवन का अभिशाप है, तो साक्षरता जीवन का एक ऐसा महामंत्र जो जीवन की नैया को पार लगा सकता है। अगर सरजू और लल्लन मोहन की मन की बात समझ जाते, तो मोहन भला इस तरह क्यों मायूस होता? वो भला गांव छोड़कर शहर जाने की क्यों सोचता? गांव की माटी की महक तो उसकी सांसों में बसी हुई है ना? नहीं, ऐसा भी भला कब तक चलेगा? एक दिन तो गांव माधोपुर को साक्षरता का मोल जानना ही होगा।